हमारे देश में कुछ ऐसे ही स्थान हैं जहाँ दूर दूर तक कोई भी लोगों का वास नहीं है, सिर्फ प्रकृति और प्रकृति। और इस तरह के जगह के बीच कभी कभी छोटा सा स्थान होता है जहाँ कुछ लोग रहते हैं, और ये दृश्य को दूर से देखकर लगता है जैसे कि प्रकृति के असीम समुंदर में तैरता हुआ एक द्वीप। ठीक ऐसे ही एक जगह है जिसका नाम गौरडांगा। कोई नहीं जानता पेड़ पौधों से घिरा हुआ इस जगह में कितनी रहस्य, कितनी यादें और ढेर सारे अकृत्रिम प्यार छुपे हैं। कोई नहीं जानता सॉफ्टवेयर इंजीनियर निलय घर से 5 किलोमीटर दूर यहाँ आके क्यों समय बिताता है। व्यस्त कर्म जीवन में समय मिलते ही वो यहाँ आ जाता है और वो पुराने बड़े पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर के पास बहुत समय तक चुपचाप बैठा रहता है। और इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें कुछ वर्षों पहले लौट जाना होगा। इस छोटे से गांव का नाम विजयगढ़। सुबह सुबह निलय नामक ये लड़का अपने घर में किसी को बिना कुछ बताए कहीं जा रहा है। अभी तक उसके घर में कोई भी नहीं उठा। निलय चलते चलते घर से बहुत दूर आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। अभिमन्यु निलय सिर्फ ये जानता है कि उसे बहुत दूर जाना होगा, लेकिन और कितनी देर तक चलेगा। वो एक खुले जगह पर आकर रुक गया। सुबह से चलते चलते निलय बहुत थक गया था। हरी चद्दर की तरह खुले मैदान के बीच में एक छोटी सी जगह देखा जहाँ पेड़ पौधों से भरा था। निलय ने सोचा वहाँ पेड़ के छांव में जाकर थोड़ा विश्राम लेगा। उस तरफ जाते ही निलय ने देखा कि एक बड़े पेड़ के छांव में एक पत्थर के ऊपर एक बूढ़े आदमी बैठे हैं। आहा, कितनी शांत होकर बैठे हैं। उनको देखते ही लगेगा कि उनको किसी चीज की कोई चिंता या जल्दी नहीं है, इसलिए वो शांति से चुपचाप यहाँ बैठे हैं और खुद को प्रकृति के साथ बिल्कुल मिला दिया है। निलय पास आते ही उस बूढ़े दादाजी ने उसके तरफ देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि आमतौर पर यहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आया? लग रहा है तुम बहुत थक गए हो। एक काम करो, पहले तुम यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लो, फिर बताना मुझे। निलय कुछ देर विश्राम लेने के बाद वो दादाजी फिर से निलय से पूछा, आप बताओ बेटा, इतनी दूर एक निर्जन जगह पर तुम्हारा आने का कारण क्या है? निलय घर से इतनी दूर क्यों और कैसे आ गया उस बारे में बताने लगा। असल में स्थानीय गिरिराज विद्यालय में इस साल निलय प्रथम होकर 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में गया है। मेधावी निलय बचपन से ही अर्थात क्लास 1 से लेकर हर साल वो प्रथम होता है, और हर साल इस कारण उसके मम्मी पापा उसे कुछ न कुछ उपहार देते हैं। निलय का स्कूल ड्रेस पुराना हो गया है, एक दो जगह फट गया था। मम्मी ने सिलाई कर दिया है, पर इस बार निलय ने जिद किया एक नया स्कूल ड्रेस खरीद कर देने के लिए। निलय को छोड़कर क्लास के लगभग सभी बच्चे के पास नए स्कूल ड्रेस है। अब निलय को अपना पुराना ड्रेस पहनकर स्कूल जाने में शर्म आता है, लेकिन निलय के पिता अभी स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए राजी नहीं हुआ। कल रात खाने के समय निलय अपनी मम्मी को कितनी बार कहा उसके लिए एक स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पापा को बोलने के लिए, क्योंकि निलय को लगता है अगर मम्मी पापा को अच्छे से समझा कर बताएंगे तो उसके पापा जरूर राजी हो जाएंगे। लेकिन उसके मम्मी ने कुछ और ही कहा, बेटा नीलू, इस साल तुम क्लास 5 से क्लास 6 में गए हो। कुछ सालों के बाद तुम्हारे 10th क्लास की परीक्षा होगी और फिर 12th पास होने के बाद शहर के कॉलेज में जाओगे। मतलब तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हारे पापा की आर्थिक स्थिति कैसे है वो तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। महीने में बहुत कम तनख्वाह है उनके, और आने वाले दिनों में जब जब तुम उच्च कक्षा में जाओगे तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे बढ़ते जाएंगे। तुम कभी भी खुद को अपने दोस्तों के साथ मिलाने की कोशिश मत करना। हो सकता है तुम्हारे दोस्तों के पापा के तनख्वाह बहुत ज्यादा है, बल्कि तुम ये सोचकर खुश रहो कि तुम अपने क्लास में फर्स्ट होते हो। तुम्हारे आगे कोई नहीं है। हर साल तुम्हारे मम्मी पापा के परिश्रम के फल तुम इसी तरह से देते रहना बेटा।
समझे? सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद वो दादाजी ने शांत तरीके से कहा, देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मामी ने कुछ भी गलत कहा। हो सकता है अभी तुम्हारे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ समस्या चल रहा हो। गरीब और मध्यम वर्ग घरों में ये स्वाभाविक घटना है, पर तुम्हारे मामी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे बातें बोले हैं। मामी की बातें सुनकर तुम्हारा इतना अभिमान करना उचित नहीं हुआ। अभिमानी निलय इस दादाजी को सामने पाकर सभी बातें बता दिया था और खुद को हल्का कर दिया। सोचा था कि मम्मी पापा के अन्याय को कोई तो समझेगा, लेकिन उस दादाजी ने कुछ और ही कहा, इसलिए निलय बिल्कुल चुप हो गया था। अब क्या कहेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर निलय ने दादाजी के बातों पर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं हुआ, बल्कि उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने भूल किया है, इसलिए उसको पछतावा हो रहा था। दादाजी ने इस बात को बहुत अच्छे से महसूस किया और निलय को कहा, बेटा, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मेरे यहाँ फूल फल सब्जियों के कितने सारे पेड़ पौधे हैं और उसमें आम, जामुन, लीची, अमरूद और भी बहुत सारे फल और सब्जियों हुआ है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे लिए ये सभी फल सब्जियों बहुत ज्यादा है, इसलिए एक व्यापारी मुझसे अतिरिक्त फल सब्जियों खरीद कर ले जाते हैं और उससे जो पैसा मिलते हैं वो मेरे लिए ज्यादा ही है। इसलिए तुम्हारे लिए स्कूल ड्रेस के पैसे मैं ही दे देता हूँ, और वो भी एक उपहार के रूप में। और तुमने मामी पापा से स्कूल ड्रेस के लिए जिद की है, वो भी अन्याय नहीं है। स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए कुछ पैसे और कुछ फल सब्जियां लेकर निलय वहां से घर के लिए रवाना हुआ। कुछ देर पहले इसी रास्ते से अभिमानी निलय अंजन राह की ओर जा रहा था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसे कुछ पता न था, लेकिन इतनी सुंदर प्रकृति और दादाजी के तरह एक अच्छे दिल के इंसान ने उसको सही रास्ता दिखाया। इसलिए सिर्फ नए स्कूल ड्रेस खरीदने की खुशी नहीं, बल्कि एक अलग खुशी निलय अनुभव कर रहा था। यहाँ निलय का मम्मी प्रभा बहुत चिंता में पड़ गई थी। निलय के पापा बलराम ने सुबह सोचा था कि निलय शायद पास में ही कहीं गया होगा, इसलिए वो अपने काम पर निकल गया था। लेकिन बहुत देर तक निलय घर न लौटने पर प्रभा चिंतित होकर रास्ते में आकर निलय के घर लौटने का इंतजार कर रही है। कुछ समय बाद निलय घर लौट आया। भूखा प्यासा निलय को प्रभा ने खाना परोसा। सुबह घर से निकलकर वो कहाँ गया था, किससे मिला और उसे फल सब्जियां और स्कूल ड्रेस के पैसे किसने दिया, ये सभी बातें वो अपनी मम्मी को कहा। सभी बातें सुनकर प्रभा बहुत हैरान हो गई और उसने सोचा कि निलय ये सब क्या बोल रहा है। शाम के वक्त बलराम काम से लौटने के बाद प्रभा ने उसे चाय देकर कहा, जानते हैं, निलय सुबह घर से निकला था और आपके घर आने से 2 घंटे पहले वो घर लौटा है। उसे स्कूल ड्रेस खरीद के नहीं दिया तो वो अभिमान करके बहुत दूर कहीं चला गया था। खुले मैदान के बीच एक छोटा सा गांव और वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर एक पेड़ वाले दादाजी है। उस दादाजी ने निलय को फल सब्जियां और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। अरे ये सब क्या गप्पे बोल रही हो, ये तो रूपकथा की कहानी की तरह हो गया। खुले मैदान, पेड़ पौधों से घिरा हुआ गांव और वहाँ एक पेड़ वाले दादाजी, और वो दादाजी ने फल पैसे सब दिया है। लगता है माँ बेटे दोनों के दिमाग खराब हो गया है। देखिए, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आपके बेटे का दिमाग ठीक है कि नहीं, पहले वो देखिए। निलय घर लौटकर मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने आपको सिर्फ वही बताया है। ये मजाक की बात नहीं है। अगर निलय ये सब बातें बस ऐसे ही बोला है तो उसके पास वो फल सब्जियां और स्कूल ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से आए, ये बताइए मुझे। अरे हाँ, ये बात तो सच में सोचने वाली बात है। कल सुबह मैं निलय को लेकर जाऊंगा, उसको कहूंगा कहाँ पर तुम्हारे पेड़ वाली दादाजी रहते हैं, मुझे दिखाओगे। जरूरत पड़े तो मैं कल काम पर भी नहीं जाऊंगा। निलय ने जो कहा वो सभी घटना असल में अजीब ही थी, इसलिए निलय के बातें उसके मम्मी पापा ने विश्वास नहीं किया।
बल्कि उन दोनों को बहुत चिंता होने लगा, ये सोचकर कि नीलई कोई गलत लोगों के संसर्ग में पड़ तो नहीं गया। अगले दिन सुबह सुबह बलराम नीलई को साथ में लेकर घर से रवाना हुआ। बलराम और नीलई जब गौरडांगा पहुंचा, तब नीलई के पेड़ वाले दादाजी शांत होकर अपनी जगह पर बैठे थे। वे दोनों पास आते ही दादाजी ने दोनों को बिठाया और फिर बलराम को कहा, क्या हुआ? बेटे की बातों पर विश्वास नहीं हुआ? नहीं, वो मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं खुद उसको उपहार के रूप में कुछ पैसे और फल दिया था। सच में विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और यहाँ आकर यहाँ के वातावरण देखकर मेरा मन एकदम भर गया। पेड़ पौधों से घिरा हुआ ये जगह कितना सुंदर है। असल में प्रकृति सब जगह ऐसे ही सुंदर होता है। प्रकृति और मनुष्य के अच्छे तरीके से सहवासन करने से ही असली शांति मिलता है। लेकिन हम ये बात समझ के भी ना समझने की ढोंग करते हैं। हम सिर्फ भोग विलास और सौंदर्य के लिए प्रकृति को खत्म करने में पीछे नहीं हटते। आपने बिल्कुल सही कहा है। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना मायने रखता है। शायद ये बात किसी के लिए अनजान नहीं है, लेकिन वास्तव जीवन में हम में से सिर्फ कुछ लोग ही पेड़ लगाते हैं और ज्यादातर लोग उन पेड़ों को अपने फायदा के लिए काट देते हैं। अच्छा, आप यहाँ इस तरह से कितने दिनों से हैं? आपके परिवार में और कोई नहीं है? लगभग 10 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मेरे परिवार की बात कर रहे हो? ये देखो ना, यहाँ कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, तुम गिनकर भी खत्म कर नहीं पाओगे। ये सब पेड़ पौधे ही मेरा परिवार है। एक एक करके मैंने हमारे परिवार के सदस्य संख्या को बढ़ाया है। दिन भर इस पेड़ पौधे के बीच में ही मेरा समय बीत जाता है। और वो कुटिया देख रहे हो, एकमात्र इस घर में मैं बाकी समय रहता हूँ। पेड़ों के प्रति मेरा प्यार बचपन से ही था और ये प्यार की शुरुआत हुई मेरी दादी माँ की वजह से। एक दिन रात में मैं निबंध लिख रहा था। विषय था एक पेड़ एक जीवन। लिखने के बाद मैं अपनी दादी माँ को पढ़ के सुना रहा था। तब दादी माँ ने मुझे कहा कि निबंध बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये सभी बातें सिर्फ किताब कॉपी में रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे इसका वास्तव प्रयोग करना होगा, यानी कि मुझे पेड़ लगाना होगा। नहीं तो मेरी शिक्षा सिर्फ पुंथिगत विद्या में ही सीमित रहेगा। उस दिन के बाद में जब भी मुझे मौका मिला है, मैं पेड़ पौधों के परिचर्या किया करता। फिर काम के सिलसिले में विभिन्न जगह पर मुझे रहना पड़ा। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ पेड़ पौधे लगाकर भर दिया था। और जब मुझे उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाना पड़ता, तब उन पेड़ पौधों के लिए बहुत दुख होता था। रिटायरमेंट की बात तय किया कि पेड़ पौधों से घिरा हुआ जनमानव भीम किसी जगह पर एक छोटा सा घर बनाकर बाकी जीवन बिताऊंगा। तब मेरे परिवार में मैं अकेला था। मेरा माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे और मैंने शादी नहीं किया। सुंदरगढ़ में ऐसा ही एक जगह पर एक घर बनाकर रहना शुरू किया। घर के सामने और नजदीकी सभी जगह पर सिर्फ पेड़ पौधों से भरा था और मैंने मेरे घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। आहा, कितना सुंदर था वहाँ का वातावरण। प्रतिदिन पक्षियों की चहचहाहट सुनकर मेरा नींद खुलता। घर के सामने बड़े बड़े पेड़ के शाखाओं में पक्षियां अपनी घोंसला बनाती। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिका। एक दिन सुबह घर से निकलते ही देखा मेरे घर के सामने रातों रात एक बड़ी होर्डिंग लगवाया गया है, यहाँ फ्लैट बनेगा। कुछ दिनों के अंदर उसका काम शुरू हो गया।
एक एक करके पेड़ काटना शुरू किया। एक पेड़ को बड़े होने में सालों लगता है और उसे काटने में बस कुछ मिनट। पेड़ काटने के बाद मिट्टी खोदने का काम शुरू हो जाएगा। वो शांत परिवेश और शांत नहीं रहा। ये सब देखकर मैं और सहन नहीं कर पाया। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर बहुत सस्ते में मेरा घर बेचकर वहां से चला आया। ये जगह मैंने पहले से ही खरीद करके रखा था बगीचा करने के लिए। यहाँ रहने का परिकल्पना नहीं था। दूर के गांव से लोग बुलाकर यहाँ एक कुटिया बनाकर रहना शुरू किया। यहाँ मैं बहुत शांति से रह रहा, लेकिन पता नहीं कब यहाँ से भी मुझे चले जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद निलय और उसके पिता बलराम घर लौट रहा था। आज भी निलय के पेड़ वाले दादाजी ने उसको कुछ फल दिए हैं। बलराम बिल्कुल चुपचाप जा रहा था। वो बहुत कुछ सोच रहा था। जीवन कितनी सुंदर हो सकती है। प्रकृति और मनुष्य के अच्छे सहवासन करने से परिवेश मनोरम होता है। ये बात समझने के लिए प्रकृति के बहुत पास रहकर उपलब्धि करना चाहिए। रूप कथा की कहानी बोलकर मजाक करने वाला बलराम को अब समझ में आया कि उसका बेटा निलय एक मूल्यवान रत्न की संधान पाया है। पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ देने वाला बलराम अच्छे से जानता है कि सिर्फ क्लास में फर्स्ट होना सब कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक नंबर है। वास्तव जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के लिए और भी बहुत कुछ जरूरी है। उस दिन के बाद से मम्मी पापा के उत्साह से निलय नियमित रूप से यहाँ आया करता और अपने पेड़ वाले दादाजी के साथ देर समय तक विभिन्न गप्पे किया करता। फिर 15 साल बीत गए। अब निलय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। निलय के पिता बलराम रिटायर कर चुका है। अब बलराम के घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं है। लेकिन इतने सब कुछ अच्छे घटनाओं के बीच में निलय के पेड़ वाले दादाजी अब जिंदा नहीं है। 2 साल पहले उनका मौत हो गया। दादाजी के अंतिम इच्छानुसार उस बड़े पेड़ के नीचे उनको समाधिस्थ किया गया और उनके समाधि के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। अब निलय अपने दादाजी के प्राण प्रिय सभी पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। निलय का इच्छा है कि वो और जमीन खरीदकर वहाँ पर ढेर सारे पेड़ लगाएगा। निलय कितनी भी आधुनिक जीवन धारा और तौर तरीके से अभ्यस्त क्यों न हो, पर उसके मन में पेड़ वाले दादाजी के आदर्श शिक्षा विराजमान है। इसलिए वो कर्म व्यस्त जीवन में भी नियमित रूप से यहाँ आता है। पेड़ पौधों के देखभाल करने के अलावा वो बहुत देर तक यहाँ चुपचाप बैठा रहता है, जिससे उसको बहुत शांति और शक्ति मिलता है। आज के दिन में हमें बहुत सारे निलय की जरूरत है हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, और पेड़ वाले दादाजी होंगे सबके अनुप्रेरणा। दोस्तों आओ आज हम सब मिलकर एक पेड़ लगाने की शपथ लेते हैं। हमारे परिवार के सदस्य संख्या कुछ कम नहीं है। हम सब मिलकर अगर एक एक करके पेड़ लगाएंगे तो भी बहुत होगा। हमें देखकर और भी लोग आएंगे, जरूर आएंगे। आज हमारी अब लोगों से एक अनुरोध है। जो लोग पेड़ लगाने की शपथ लेंगे, सिर्फ वही लोग हमारे इस कहानी को लाइक करेंगे। तो दोस्तों अब लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।